सभी साथियों को जय भीम। आज की ऑनलाइन परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का चर्चा के लिए विषय है कोरोना से जंग में राजनीति भारी। साथियों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में इस समय देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में पहुंच गया है। कोरोना के मामले हो या उससे होने वाली मौतों का मामला हो, सभी कुछ बहुत ही दिल दहलाने वाला है। वो भी जब हम सरकार के दिए हुए आंकड़ों पर गौर करते हैं, जिसमें कि ग्रामीण भारत के आंकड़े तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, जबकि कोरोना आज गांव में भी पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण की इस महामारी के बीच क्या करें क्या ना करें, तमाम तरह तरह के लोगों के द्वारा सलाह दी जा रही है। अलग अलग फोरम है, राजनीतिक दल हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, जितने चैनल, जितने मीडिया, जितने नेता, जितने विशेषज्ञ, उतनी बातें। इस राष्ट्रीय आपदा के लिए कोई स्पष्ट और एक रूपता वाली नीति नहीं होने के कारण इस समय केंद्र और विभिन्न राज्यों में टकराहट की भी नौबत बन गई। यहां तक कि जो भाजपा शासित राज्य हैं, वो भी केंद्र से कई मामलों में सहमत नहीं है और अपना विरोध प्रकट करते हैं। वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़े भ्रम और आशंका का आलम यह है कि कभी किसी को बताया जाता है कि सैनिटाइजर से हाथों को नुकसान हो रहा है, शाकाहारी लोगों को कोरोना से कोई खतरा नहीं है, मास्क पहनने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, कोरोना वायरस से लहसुन का पानी कोरोना वायरस से बचा सकता है, गोमूत्र या गाय के गोबर से कोरोना बचा सकता है। रामदेव बाबा की पतंजलि कोरोनिल को WHO से मान्यता मिल गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई कहता है कि ये तो एक सामान्य फ्लू है। बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे कुछ साथी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो वाम सेप में बहुत सक्रिय हैं, वो तक एक फेसबुक पोस्ट पर मेरे पे टिप्पणी की है कि तो सामान्य फ्लू है, लोग बेकार में इससे आशंकित हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी रामदेव ने बोला कि साहब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, 2 फेफड़े वो सिलेंडर हैं, सांस लीजिए, आपके जो प्राकृतिक सिलेंडर हैं फेफड़े, उनमें ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और ऐसे में जो हम मरीजों का हाल देखते हैं, तो कोरोना के बजाय जो हेलो, हाँ जी, हाँ खोलिए, शुरू हो गया है, आप आइए, देखिए नीचे। तो ऐसे में जो उनकी हालत बहुत खराब है, कोरोना संक्रमण के उपचार के दौरान लोग वेंटिलेटर की कमी की वजह से मर रहे हैं, जबकि तमाम न्यूज चैनल में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तमाम अस्पतालों में ऐसे जहां पर वेंटिलेटर ऐसे को गोडाउन में भरे पड़े हैं, उनका कोई यूज नहीं है। और जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर की जरूरत है, वहां वेंटिलेटर नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा, उनको बेड मिल जा रहा है, और जिनको ऑक्सीजन, जिनकी स्थिति मरने जैसी है, वो जो है उनको बेड नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग कहीं पर पत्नी के बाहों में, कहीं पत्नी पति की बाहों में, माँ अपने बेटे की बाहों में, अस्पताल में बेड की चाहत में, अस्पताल में दरवाजे पर ही, बरामदे में दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, गंभीर परिस्थितियों में जब कोई मदद को आगे आता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि और हमेशा ही देखा गया है, जब भी कोई आपदा आती है तो जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं या जो व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा कर रहे थे, उनको इसमें आगे बढ़कर मदद करने के लिए आह्वान किया जाता है। अब इंदिरापुरम, जो गाजियाबाद में इंदिरापुरम है, वहां पे एक गुरुद्वारा है, वहां वो ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन की मदद कर रहा है। वहां पे लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, वहीं पर वो लोग ऑक्सीजन का लेवल बढ़वाते हैं और बाद में लोग गाड़ी से चले जाते हैं। खैर, वो शायद सिख धर्म होने की वजह से इस समय उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर नहीं आया। लेकिन ये देखा कि जो खासतौर राजनीतिक विचारधारा जुड़े हुए हैं, उनकी मदद को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। जबकि आप 1971 का याद करें, तो जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को लेकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी का धुर विरोधी रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से ऊपर उठकर इंदिरा गांधी को दुर्गा
भी बोला था। लेकिन आज ये हाल है कि अगर भाजपा का सांसद है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हैं तो उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई दूसरी विपक्षी पार्टी का सांसद या विधायक या कोई भी वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रख रहा है, जनसेवा के लिए रख रहा है, बांट रहा है, तो उसको ऊपर होर्डिंग का जमाखोरी का आरोप लगा जा रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश में कई लोग जो फ्री ऑक्सीजन बांट रहे थे उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में मामला दर्ज कर दिया गया। अभी बिहार में जो पूर्व सांसद पप्पू यादव हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने भाजपा के सांसद प्रताप रूड़ी का जो सांसद निधि से उन्होंने बहुत सारे ये एम्बुलेंस खरीदी थी, उसमें लगभग 38 एम्बुलेंस उन्होंने उनके अपने क्षेत्र में अपने उनके निजी प्रमाइज में कवर करी हुई, कपड़े से कवर करी हुई रखी हुई थी, जबकि लोग एम्बुलेंस के अभाव में कंधे पे लाशें लेकर अपने बेटे बेटी की जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो 40 के लगभग एम्बुलेंस जो है, जो कि एमपी फंड से खरीदी, जो कि सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए, उनको वहां पर रखा गया। कहा गया कि सब ड्राइवर भी नहीं है तो भी आप एमपी के घर पर वो क्या कर रही थी? वो तो एम्बुलेंस तो सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए थी, सीएमओ के नियंत्रण में होनी चाहिए थी। डॉक्टर ड्राइवर है या नहीं है वो काम उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। एमपी के का काम से केवल एमपी ने से खरीदने की परमिशन देना होता है, उसके बाद उसका कोई नियंत्रण उन पर नहीं रहता है। तो पप्पू यादव का पिछला रिकॉर्ड क्या है, कैसा रहा है, उस वो यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। फिलहाल जो पिछले जब से कोरोना का आया है, पिछली महामारी भी आई थी, पिछली लहर भी थी, उस समय से अभी तक देखा जा रहा है पप्पू यादव लगातार कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, उनको अनाज पहुंचा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन, इस लहर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनको तमाम तरह तरह की दवाइयां दे रहे हैं। तो ऐसे में 32 साल पुराने एक मामले में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जबकि वही 32 साल पुराने मामले में जब आरजेडी ने लिखित में नीतीश सरकार से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो फरार चल रहे हैं, और उस समय उनको हेलीकॉप्टर से चुनाव में अपना प्रचार करने की भी अनुमति दी गई। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। इन सब पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ वक्ता के रूप में अनिल चमड़िया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण माझी साहब मौजूद हैं, और एक और वक्ता को आना है लेकिन वो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले मैं अनिल चमड़िया जी से पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की भी जो हालात हैं उनसे भी वाकिफ हैं, यहाँ के पर जो राजनीति में आपस में उठापटक रही उससे भी वाकिफ हैं, और आप और बिहार के रहने वाले हैं, तो आप बिहार की भी राजनीति को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वहां की परिस्थितियां, जो गांव में जो जनता है, आम जनता जो जूझ रही है, उससे ही वाकिफ है। तो इन संबंध में आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। इस विषय पर बात करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्थिति क्यों बनी हुई है। कोरोना की जो दूसरी लहर कही जा रही है, यानी कि लहर क्या है, जो कोरोना महामारी आई पिछले साल पूरे 2020 में, उसी का विस्तार है। और उसी का विस्तार इसलिए है कि हमने 2020 में उसकी जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की, और जब 2020 में आने की उसकी आशंका जाहिर की जा रही थी तब भी हमने लापरवाही बरती, बल्कि उसको नजरअंदाज किया। तो ये दरअसल हमारी अपनी एक भारतीय समाज की एक अलग तरह की समस्या है और उसकी राजनीति की अलग समस्या है। अब सवाल यह है कि जो हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है, जो व्यवस्था है और जो सरकार है, क्या सरकार नहीं बल्कि कहें कि जो सरकार चला रहे हैं, सत्ताधारी जो है, वो जो कोरोना का जो विस्तार है, जो कोरोना फैला है, ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया है, गांव-गांव तक में ये कोरोना से पीड़ित लोग हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में। ऐसे में क्या हो सकता है? मुझसे किसी ने, मैं एक दिन बैंक गया था, अभी एक हफ्ते पहले,
मुझसे किसी एक बैंक में गया तो एक वहां के अधिकारी ने मुझसे पूछा कि आप इस समय सबसे अच्छी जगह कौन सी वो है भारत में जहां से कि आप कह सकते हैं कि कोरोना से लोग लड़ रहे हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लड़ रहे हैं। तो मेरा एक ही जवाब था, केरल। मैंने उनको जवाब दिया, केरल। तो उनका सवाल स्वाभाविक था कि केरल क्यों। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए, जितना बड़ा हमारा देश है, जो और जो समाज की हमारे की जो स्थिति है, दोनों बातें, हमारी समाज में स्वास्थ्य को लेके चेतना का बहुत अभाव रहा है और स्वास्थ्य को लेके ना बल्कि चेतना का अभाव रहा है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी रही है। और समाज में हमने स्वास्थ्य को लेके कोई ढांचा भी नहीं बनाया। तो मैंने उनसे ये कहा कि कोई भी सरकारी इंतजाम जो है इतने बड़े देश के लिए नाकाफी साबित हो, हमेशा नाकाफी साबित हो। अब लेकिन जो सत्ताधारी जो पार्टी होती है वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है और प्लस वो क्या करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। सरकारी एक तो तंत्र है जो उसका इस्तेमाल करना व्यवस्था का, और दूसरा कि उसके अपने रैंक एंड फाइल में, यानी कि जो उसका अपना सांगठनिक ढांचा है उसमें वो क्या कर रही है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल वहां पर सेवा करने की भावना का एक प्रतिस्पर्धा वहां की सत्ताधारी पार्टी ने विकसित कर दिया है। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इस समय कोरोना के विरुद्ध हमको सेवा करने के लिए नहीं उतरना चाहिए मैदान में या फील्ड में नहीं जाना चाहिए। उसकी उसमें एक प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी। तो एक हुआ कि सरकारी ढांचा, दूसरा उसके अपने कार्यकर्ताओं का ढांचा, और तीसरा जो दूसरे जो ढांचे हैं समाज के उनको कंपटीशन में उतार देना सेवा भावना की। तो वो इसीलिए वहां पर एक जो छोटी सी व्यवस्था है वो बड़ी व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा एक तरह से वो केरल में इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे और दूसरी जगहों पर ये बात क्यों नहीं। तो दूसरी जगहों पर ये नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी संगठन, जो भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का जो एक पूरा ढांचा होता है वो नहीं है। इस बात से तो हम और आप सब लोग वाकिफ है। एमएलए है, एमपी है, लेकिन एक नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ता और समर्थकों का जो एक ढांचा होता है किसी एक भी पार्टी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो स्थिति नहीं हो सकती जो केरल में स्थिति जो दिखाई देती है। तब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो छोटा सा एक इंतजाम है सरकारी तंत्र के पास, अब उस इंतजाम में हम उस इंतजाम को इतनी विकराल जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, उसके लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है वहां मारामारी होगी, वहां हमेशा कमियां नजर आएंगी। अब लेकिन सवाल सवाल यह है कि छोटी सी व्यवस्था को भी क्या हम मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ, मैनेज भी किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बस पेच है। इसमें एक पेच ये होता है कि पूरी सरकारी जो तंत्र है उसमें जो सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, अगर उसको वो केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, अगर इस नीयत से और इस नीति से बाहर निकल जाए तो शायद उसका बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे यहाँ दरअसल जो सरकार होती है वो उसको सत्ताधारी नहीं चलाता है, बल्कि सत्ताधारी जो लोग होते हैं उनका मन, उनके मन की बात, उनका जो जो कुछ अच्छा लगना होता है, यानी कि हमको ये अच्छा लगता है, उसको वो चाहते हैं कि सरकारी तंत्र उसको वो पूरा करे। ये एक कंट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है। यानी सत्ताधारी के मन में जो भी अच्छी, जिसको वो अच्छा मानता है, जिसको वो बेहतर मानता है, वो सरकारी तंत्र करे, ये उसकी अपनी इच्छा होती है।
तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो सत्ताधारी होते हैं उसमें एक तो व्यक्ति होता नहीं है, तरह तरह के व्यक्ति होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। तो उनमें से किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ स्वार्थ होता है, किसी की कोई चाहत होती है, किसी की कोई अपेक्षा होती है। इसमें जो है सरकारी तंत्र का भी उपयोग जाहिर सी बात है कि वह व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पार्टियां नहीं लगी हैं, पार्टियों के कुछ लोग लगे हुए, व्यक्तिगत तौर पे लगे हुए। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में कह सकते हैं यूथ कांग्रेस का कोई नेता एक लगा हुआ, हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक लगा हुआ, हम ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव जो पूर्व सांसद है वो लगे हुए, एक व्यक्ति के तौर पर वो लगे हुए। अब जब राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लिए क्या दिक्कत हो जाती है, वो क्यों इनसिक्योर फील करने लगता, असुरक्षित क्यों महसूस करने लगता। देखिए, अगर सिख संस्था चला रही है, इस्लामिक संस्था चला रही है, अगर मान लीजिए कोई हिंदूवादी संगठन कोई सेवा भाव कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सेठ साहूकार कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सामाजिक संस्था कर रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता जब ये करने लगता है तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, क्योंकि दूसरी तरफ भी राजनीतिक जो ढांचा है, राजनीतिक पार्टियों का जो ढांचा है वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके कुछ कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर एक व्यक्ति मैदान में उतर के अपने जान को जोखिम में डाल के खतरे उठाकर अगर वो सेवा भाव करने लगेगा तो इससे एक राजनीतिक असुरक्षा का बोध तो पैदा होगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल के तौर पर, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, एक पार्टी के सिंबल के साथ हो जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ उस पार्टी को भी मिल सकता है। ये ज्यादा इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की भावना को और ज्यादा बढ़ा देता है। एक व्यक्ति जो होता है, जैसे मान लीजिए यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष एक व्यक्ति के तौर पर वो कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक टैगलाइन जाती है, एक उसके साथ नाम जो छपता है वो छपता है यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। तो और यूथ कांग्रेस जो है वो कांग्रेस की का युवा विंग है। तो इससे वो एक इसकी जो एक वैधानिकता है, एक संगठन को वैधानिकता एक व्यक्ति प्रदान करवा देता है, इसीलिए वो ज्यादा दिक्कत महसूस की जाने लगती है। तो इसीलिए हम ये पाते हैं कि पप्पू यादव के खिलाफ हो या यहाँ आम आदमी पार्टी का जो विधायक है दिलीप पांडे उसके खिलाफ हो, या फिर कांग्रेस के वो हो अध्यक्ष हो, इसका मतलब ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो शायद नाकाफी है, अभी की जो हालात है उसमें वो काफी है, इसीलिए उसको इंडिविजुअल तौर पर ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है एक विधायक। इसका मतलब ये भी हुआ कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो बहुत ही पर्याप्त नहीं तरीके से काम कर पा रही है, इसका मतलब ये भी है। तो मेरा कहना है कि ये जो पूरा जो ये महामारी जो है वो दरअसल हमारे समाज में महामारी, बाद में उसको महामारी के रूप में हम देख रहे हैं, पहले इससे राजनीतिक फायदे और नुकसान के एक माध्यम के रूप में, एक रास्ते के रूप में हमको ये दिखाई देने लगता है। महामारी को हम राजनीतिक एक टूल के रूप में देखने लगते हैं, और ये बहुत ही मतलब हमारे चूंकि समाज में बहुत ही इनह्यूमैनिटी, अमानवता यानी मानवता विरोधी विचार इतने गहरे बैठे हुए हैं कि हम मानवीय भाव से, मानवता के भाव से राजनीतिक दायरे में कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस दायरे में, मानवता के दायरे में हम कोई एक होकर कोई काम कर सकते हैं। तो वो तो दायरा ही नहीं है वहां पर हर चीज को हम अपने राजनीतिक यानी सत्ता में बने रहने या सत्ता में आने, राजनीतिक लाभ का मतलब ये, और राजनीतिक लाभ का ये मतलब कि सत्ता में आकर कुछ फायदे उठाने और कुछ नुकसान पहुंचाने के इरादा का जो इरादा होता है वही
प्रमुख होता है। मानवता का जो विचार है, मानवतावादी जो विचार है, वो लेस मतलब बहुत ही नहीं के बराबर होता है। इसीलिए हम ये बार बार ये संकट यहाँ पर हम अपने समाज में हर बार हम ऐसे संकट देखते हैं। यहाँ तो ये दिक्कत ये होती है, यहाँ राजनीतिक पार्टियां एक समस्या को बनाए रखती हैं, लगातार बनाए रखती हैं, ताकि वो समस्या जब बनी रहेगी तो समस्या के बने रहने पर हमको कुछ राहत के काम चलाने में वो होगी। राहत का एक ढांचा जो है वो लगातार बना रहेगा। तो दूसरे और तीसरे जो सवाल है वो सतह पर नहीं आएगी। मैंने एक बार सवाल किया बिहार के सिंचाई मंत्री से, पुरानी बात है, मैंने पूछा कि बिहार में इतने दिनों से बाढ़ आ रही है, हर बार हम लोग सुनते हैं बाढ़ आती है, वो पूरा इलाका जो है बह जाता है, लोग त्राहिमाम करते हैं, लोग मरते हैं, बीमारियां फैलती हैं, धन और लोगों की संपत्ति बर्बाद होती है। आखिर में इसका कोई एक समाधान, एक लंबे समय में ही सही, एक समाधान की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ते? तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, और ये जवाब दिया कि इसको लॉन्ग टर्म यानी कि एक दीर्घकालीन योजना बनानी है, और हम दीर्घकालीन योजना बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं। हम नहीं होते हैं। हमारी पूरी जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी जो है 5 साल की अवधि में चलती है, यानी 5 साल की सोच के भीतर चलती है। हम लंबी योजना कैसी बना लें? लंबी योजना समाज की जरूरत है, लेकिन हमें सत्ता के लिए 5 साल की अवधि को ही ध्यान में रखें। तो आप पाएंगे कि हर साल बाढ़ आएगी, लोग राहत के लिए चिल्लाएंगे, त्राहिमाम करेंगे, माई बाप कुछ दे दो, कुछ कपड़े फेंक दो, कुछ अन्न फेंक दो, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ काम धंधा दे दो। इससे वो और आगे समाज को निकल ही नहीं पाने की गुंजाइश और स्थिति जो है होने देते हैं। इसीलिए हम लोग जो भी समस्याएं हमारे यहाँ है वो तब से बनी हुई है जब से इस देश में अंग्रेज था, अंग्रेजों के समय में थी, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो समस्या जो है बनी हुई है। तो महामारी का भी जो ये संकट है, महामारी भी हमारे यहाँ जब प्लेग आया था, आपको आश्चर्य होगा ये जान के, प्लेग जो है यहाँ पर लगभग 1898 में 98 में आ गया था, और उसके बाद से लगातार यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारा कुछ सांप्रदायिकरण जो है, उस महामारी में भी सांप्रदायिकरण हमने देखा था। सांप्रदायिकता की राजनीति उस समय चरम पर पहुंची हुई थी। लोगों की, एक पुलिस अधिकारी की तो हत्या तक कर दी गई पुणे में। तो मैं ये कहता हूं कि उस समय जातियों के लिए अलग अलग अस्पताल बने थे, उसमें दलितों को वर्जित था जाना, दलित नहीं जा सकते। तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ दरअसल कोई भी जो समस्या होती है वो एक राजनीतिक जो टूल है, एक राजनीतिक लाभ उठाने का जो जरिया होता है, उसका हमेशा वो माध्यम बने रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो लोग कुछ करना भी चाहते हैं, बहुत आसान है यहाँ पर भारत में कानून, चूंकि मैंने कहा कि सरकारी तंत्र यहाँ काम नहीं करता, यहाँ सत्ताधारी जो होता है वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करता है, और सत्ताधारी को जो पसंद होता है वही वो चाहता है कि सरकारी तंत्र को भी पसंद। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी को भी यहाँ पर किसी भी केस में फंसा देना, किसी भी तरह से उलझा के महीनों वर्षों तक रखना बहुत आसान है। इसीलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है एक ऐसे संकट के समय में भी कि हम कोई एक ऐसा विचार पैदा कर पाए जिससे कि सब लोग मिलजुल कर इस तरह की आपदा से निदान पाने का कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय। तो मैं चामड़िया जी ने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाता हुआ मांझी साहब से पास आऊंगा। मांझी साहब,
जैसा कि चमड़े जी ने कहा, ये वास्तविकता है कि राजनीति में जो मानवता, इंसानियत का कोई मतलब नहीं रह गया। वो 5 साल तक अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और बाद में 5 साल का जब टाइम खत्म होने लगता है तब कैसे दोबारा सत्ता में आए, बस उतने उतने ही मुद्दों को ढूंढते हैं। और अगर बीच में कभी कुछ तरह की बात भी आती है तो वो उस पर उतना ही ध्यान देते हैं कि उनका उनका वोट उनसे ना जाए। अगर वो उन्हें लगता है कि उस आपदा के बावजूद कोई और मुद्दा है, जैसे कि धर्म का मुद्दा है, उससे वो वोट पा लेंगे, तब तो वो आपदा में इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा ही आज हो रहा है। ऐसे में बहुत जगह हम देखा है कि जब सरकारें जो है नाकाम हो रही हैं जनता के दुख को का उपचार ढूंढने में, उनके दुख को पर मरहम लगाने में, तब न्यायालय सामने आ रहे हैं, खासतौर पर उच्च न्यायालय सामने आ रहे हैं। मद्रास में आपने देखा कि वहां के उच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि जो चुनाव आयोग पर टिप्पणी करी कि चुनाव के दौरान जो इतनी मौतें हुई हैं और जिस तरह कोरोना बढ़ा है, तो क्यों ना चुनाव आयोग पर आपराधिक मामला दायर किया जाए। उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत नहीं दी, लेकिन ये कहा कि वो जो है आपको वो एक टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है, वो फैसला नहीं है। और इसी प्रकार पटना हाई कोर्ट ने भी नीतीश गवर्नमेंट के खिलाफ कहा कि अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो आप बताइए इसको। काफी कुछ कहा। अभी भी परसों भी उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी। लगातार उच्च न्यायालय वहां भी रिपोर्ट मांग रहा है। वही यूपी में हो रहा है। यूपी में जो है योगी गवर्नमेंट जो है, कुछ पहले उन्होंने हाई कोर्ट ने वहां आदेश दिया कि लॉकडाउन करिए। यूपी को योगी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले आई, लॉकडाउन नहीं किया। पंचायत चुनाव कराया। पंचायत चुनाव का परिणाम ये हुआ कि गांव में भी कोरोना पहुंच गया। फिर उनको कुछ होश आया तो आंशिक रूप से लॉकडाउन करना शुरू किया। और भी कुछ दिन पहले, कल एक सुबह एक टाइम खबर आई कि उन्होंने WHO से एक रिपोर्ट उनको एक मिल गया है, एक सर्टिफिकेट मिला है जिसमें उनकी प्रशंसा की गई योगी मॉडल की। लेकिन दोपहर तक वो उस पर चर्चा बंद हो गई, क्योंकि तब तक हाईकोर्ट ने उनको एक फटकार लगाते हुए एक आदेश दिया कि हर जिले में एक कोरोना पीड़ितों की शिकायत समिति बनाई जाए, जिसमें जिले का डिस्ट्रिक्ट जज या उनका कोई दूसरा जज जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा नॉमिनेट किया हुआ हो, और एक डॉक्टर हो, जिससे कि जो कोरोना पीड़ितों की शिकायत प्रॉपर वे में सुनी जाए। इसका मतलब है कि उनकी शिकायत सरकारें नहीं सुन रही हैं, तभी हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि जिला लेवल पर शिकायत समिति बनाई जाए। दिल्ली में भी यही हाल हुआ है। जब केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे, तब उच्च न्यायालय ने केंद्र को भी फटकारा उनका कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो टैंकर है या नहीं है, आप कहीं से भी लाइए, चाहे लूट कर लाइए, चाहे कहीं से लाइए, आप ऑक्सीजन दिल्ली को दीजिए। राज्य सरकार को भी कहा कि अगर आप नहीं संभाल सकते तो बताइए, हम इसको जो है केंद्र को सौंपते हैं। लेकिन सौंपे किसको? दोनों ही, सभी लोग जो है नाकाम हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। तो ऐसे में जब न्यायालय का जो ये रोल इस पे बढ़ गया है, और तो क्या उससे ये लगता है कि आपका क्या उस पर नजरिया है कि क्या सरकारें बिल्कुल नाकाम हो रही हैं, जैसा कि उनके अंदर मानवीयता नहीं है, वो हर चीज को राजनीति से देखती हैं, जिसका समर्थन इन्होंने, चमड़िया जी ने भी कहा। और इसलिए न्यायालय मजबूर है उस काम को अपने हाथ में लेने के लिए जो कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का होता है। सब साथियों को स्वागत है। अभी अनिल जी जो बात रखें वो बहुत महत्वपूर्ण, आप भी जो क्वेश्चन पूछा है अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में जो पॉलिटिक्स जो हम लोग देख रहे हैं, एक थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ, वो जो पॉलिटिक्स जो 5 साल के लिए जो पॉलिटिक्स के जो बताया अनिल जी, वो कारण क्या है जो धीरे धीरे समाज में जो पॉलिटिक्स आ रहा है, देश में जो पॉलिटिक्स आ रहे हैं, कोई आइडियोलॉजी लेस पॉलिटिक्स आया है। जो पॉलिटिकल जो लोग चुन के आते हैं, उसका जो पार्टी है, जो सब सारी पार्टी है, वो चाहते हैं स्टेट मशीनरी को कब्जा करके और उसको स्टेट मशीनरी को चलाना है उसको।
स्टेट मशीनरी को चलाने के लिए उसका जो बड़ा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, जो भी हो, इतना उसका दिमाग में नहीं है, उसको दिशा भी नहीं है उसका। और अभी जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम में केवल एग्जिस्टिंग जो स्टेट होता है, एग्जिस्टिंग स्टेट को बजाय रखने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट का जो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर जो प्रो पीपल कैरेक्टर नहीं है, वो एक क्लास के लिए, देखिए क्लास तो है, एग्जिस्ट करते हैं समाज में, वो धनी गरीब का भी क्लास है, हमारी सोसाइटी में वर्ग की जो जाति का भी एक क्लास होता है, ये सब है। उसको उसको जिसका जिसका क्लास का जो पार्टी है, वो जो सत्ता में आते हैं, उस क्लास इंटरेस्ट को बजाय को रखने के लिए ये सब करते हैं। उसके बावजूद भी जो जुडिशियरी इज द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं, जनतंत्र का एक तीसरा थंबा। और ये तीसरा थंबा बहुत पावरफुल थंबा है। कारण क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट, द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान को देखभाल करने के लिए, संविधान जैसे ठीक ठाक रहे, कस्टोडियन। और हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, जो आर्टिकल 21 में आते हैं, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। अरे फंडामेंटल राइट जनता को जैसे मिले, एवरी सिटीजन को जैसे फंडामेंटल राइट का जो फायदा मिले, इसी कारण से आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट सरकार के ऊपर डायरेक्शन देते हैं, रीट इशू करते हैं। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, उस स्टेट का हाई कोर्ट भी डायरेक्शन रीट इशू करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो करते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के कारण से, कारण सुप्रीम कोर्ट खुद कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन है उसको फंडामेंटल सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ का जो बेंच है, 3 जजों का बेंच, 30 अप्रैल उसका जो एक सुओमोटो जो रीड नंबर 3 ऑफ 2021, उसमें एक लंबा जो एक प्रोसेस इशू किया है पेंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एक सारी चीज को वो ध्यान में लिया था। ये लंबा जजमेंट है, बहुत लंबा जजमेंट है, जजमेंट नहीं है, एक डायरेक्शन। वो डायरेक्शन में क्या क्या लिया है, वो जो देश में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को कैसे संभाल किया जाए, मुताबिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सबमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट मांगा है। नेशनल पॉलिसी ठीक करने के लिए बताया, हॉस्पिटल में किसको कैसे एडमिशन होगा, एक नेशनल पॉलिसी ठीक करना। और ऑक्सीजन एलोकेशन एंड अवेलेबिलिटी, ये मुद्दा लिया है। वैक्सीन के लिए मुद्दा लिया है, वैक्सीन कैपेसिटी एंड डिसबर्सल, वैक्सीन पॉलिसी, पोटेंशियलिटी ऑफ कंपल्सरी vaccination and essential drugs, supply of essential drugs, submission in the सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट मांगा है। रिकमेंडेशन करेंगे ब्लैक जो मार्केटिंग, इसके ऊपर भी बताया। रिकमेंडेशन फॉर अरेंजमेंट, ये सारे मुद्दा एक कंपाइलेशन किया है, एक लंबा
भी ऑर्डर के रूप से, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया को मांगा है। इसके कारण है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, जो जो कमियां हैं, ये पेंडेमिक को एक नेशनल पॉलिसी बनाना है, एक पॉलिसी लेना है। जैसे अनिल जी बताया, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेट को चला रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट से कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरेस्ट है वो ऑल द सिटीजन्स का इंटरेस्ट है। ये तो बहुत अच्छा काम शुरू किया। तो आज अखबार में देखा है डॉक्टर चंद्रचूड़ का भी कोविड अफेक्टेड हो गया, उसका जो वो मैटर को जो हियरिंग है वो डिफर्ड हो गया। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी ये मैटर आएंगे और इसके बारे में एक नेशनल पॉलिसी जल्दी से जल्दी वो डायरेक्शन दे देंगे। इसके बावजूद भी जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रीट इश्यू करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रीट इश्यू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट जुडिक्शन में उसको रीट इश्यू करना, डिरेक्शन करना, इलाहाबाद हाई कोर्ट किया है, कर्नाटक हाई कोर्ट किया है, पटना हाई कोर्ट किया है, और चेन्नई हाई कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट थोड़ा करेजियस, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो कोशिश शुरू किया है, और इसको भी फॉलो करना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट का। कारण स्टेट गवर्नमेंट जो फेल्योर है स्टेट गवर्नमेंट का, अभी जो रेगुलर जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो सिचुएशन है, भयंकर सिचुएशन है। अभी मरीज जो डेड बॉडी को भी गंगा में वो फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये भी एक इनह्यूमन सिचुएशन आ गया। ये इनह्यूमन सिचुएशन को मैनेज करने के लिए प्रशासनिक स्तर पे जो करना है, सबको लेके बात करना। देखिए, ये जो नेशनल क्राइसिस है, ये नेशनल क्राइसिस में ही तो जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको जिम्मेदारी है इसी समय में जो सत्ताधारी जो पावर में जो पार्टी है, विपक्ष में जो है, और जो सिविल सोसाइटी है, सबको मिलके एक डिस्कशन करना है, एक पॉलिसी बनाना है। वो किया नहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था स्टेट गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का, वो किया नहीं। सबको लेके के क्राइसिस को कैसे कर, ऑल द सिटीजन वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए हो, वो सिविल सोसाइटी हो, एक क्राइसिस सबके लिए। वो क्राइसिस को सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट एक नैरो आउटलुक से, एक सेक्टेरियन आउटलुक से जो काम कर रहे हैं, जैसे अनिल जी बताया, ये बहुत डेंजर है इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। इतना डेंजर तो दुनिया में कोई कभी हुआ नहीं। इतना क्राइसिस में वो केवल एक क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करने के नाते भी उसको अपना पार्टी का जो कैसे उसका सत्ता में रहे, अपना पार्टी का कंट्रोल कहाँ रहे, ये कर रहे हैं। इसी समय जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, एक कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है, वो निभा रहा है। ये बहुत आशाजनक हम लोग देख रहे हैं। कारण जिसको करना है स्टेट को जो करना है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको स्लो मोटो उसको हाथ में ले रहा है। एक क्राइसिस में कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो भूमिका है, बहुत अप्रिशिएट का भूमिका है। एक क्राइसिस में सुप्रीम कोर्ट जो आगे बढ़ा है, और जो चार जो हाई कोर्ट, कम से इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, फिर चेन्नई हाई कोर्ट, कुछ टाइम में कलकत्ता हाई कोर्ट भी कुछ कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट में जो जज है, उसका तो एक मोरालिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कारण से ही गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं तुम एफिडेविट दो, तुम क्या कर रहे हैं, ये राइट काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे देख रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट, वो जुडिशियरी के जो हेल्प करना, जुडिशियरी जो मांग रहे हैं, उसके ऊपर भी उसको भी हेल्प कर रहे हैं जुडिशियरी को। फिर सुप्रीम कोर्ट में देखा है, जो सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट में बताया जो वैक्सीनाइजेशन के बारे में, यू डोंट इंटरफेयर,
जुडिशियरी को इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है। हम्म। ये तो देखिए, ये इसका एक क्या है ना, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमियां हैं उसमें जो सेक्टरियन आउटलुक है, वो सेक्टरियन आउटलुक वो जनता के सामने खुल गया। कैसे वो एक सुप्रीम कोर्ट को मांग रहा है, कैसे पॉलिसी को हम लोग मिल के करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो देखिए वो तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ पॉलिटिकल मोटिवेशन कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल उसके जिम्मेदार है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को आगे बढ़ाने के लिए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। इसको भी सहायता लोग कर रहा है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, दुखद की बात है। उसके बावजूद भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट इसी इशू में ज्यादा उसका जो भूमिका होता है वो निभाएंगे। और सिविल सोसाइटी भी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में है। अब देख रहा हूँ जो मीडिया में जो जगह में देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी सुप्रीम कोर्ट का जो 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 एक्टिविटीज है, कोर्ट का जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर बहुत सहमति हो रहा है, उसके समर्थन दे रहा है। ये बहुत अच्छा बात है। सही बात कहा आपने कि न्यायपालिका के बहुत सारे डिसीजन इससे पहले आए हैं जहां हम सहमत नहीं हुए हैं और वो अक्सर जो है सत्ता के फेवर में गए हैं। लेकिन कम से कम कोरोना के काल में जो इधर जो जुडिशरी सक्रिय हुई है और खास तौर पे जो हाई कोर्ट जो सक्रिय हुए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि जनता भी उनके साथ समर्थन में खड़ी है। इंटेलेक्चुअल वर्ग का पूरा सपोर्ट जो है न्यायपालिका की सक्रियता को मिल रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर कहीं से अब न्याय मिल सकता है जनता के दुखों को, उनके जो गम है उन पे मरहम लगाने का या इस महामारी को रोकने का, जिससे कि और हमारे परिवार, हमारे समाज के और लोग मौत से बच जाएं, तो शायद ये काम न्यायपालिका ही कर सकती है। तो इस संबंध में मैं अब इस चर्चा को थोड़े दूसरे पक्ष की ओर ले जाते हुए अनिल चमड़िया जी से की तरफ आ रहा हूं। और चमड़िया जी, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि वैक्सीन वगैरह का जिक्र किया कि वैक्सीन लगने का ही उस जब आया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया कि कैसे वैक्सीन को लगना चाहिए और उसका वितरण कैसे प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा, उसकी कीमत के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया। तो सरकार ने कहा कि ये इस फैसले को इसको जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन को पूरी तरीके से कार्यपालिका पे छोड़ दिया जाए, न्यायपालिका उसमें दखलंदाजी ना करे। अभी आप देखिए कि सरकार के ही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, हर हालत में आएगी, वो कह रहे हैं। और जबकि जो वैक्सीन आज लग रही है, क्योंकि अभी हमारे पास बचाव का एकमात्र रास्ता जो है वो सिर्फ वैक्सीन है, ये जानते हुए भी कि ये वैक्सीन पिछले जो लहर थी उस जो वायरस का जो स्ट्रेन था उसके हिसाब से बनाई गई। इस समय जो स्ट्रेन है उसमें ये बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया उनके वो जो है अगर उनको कोरोना हो भी जाता है तो वो मौत के मुंह तक नहीं पहुंचते हैं, जल्दी बच जाते हैं। ऐसे में जो वैक्सीन को आप देखिए उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 कंपनियों को, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जो है इसको बनाने की परमिशन दी गई है। और वो जिस स्पीड से आप बना रही हैं तो ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी क्षमता दूनी भी कर दें तब भी शायद 2 साल लग जाएंगे पूरे देश को लगाते, क्योंकि 18 से ऊपर वालों को भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। और अभी आप देखिए कि तमाम राज्यों में, दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी वैक्सीन की इतनी कमी आ गई कि 18 से और 45 साल के बीच वालों पर तो अभी वैक्सीन सेंटर ही बंद कर दिए हैं कल से। और आज जो खबर आई है कि 2 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे और किशोर हैं उनको भी परमिशन दे दी गई है वैक्सीन लगाने की, और उसके लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में जो वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है और वैक्सीन का निर्माण सिर्फ 2 कंपनियों का है, और तमाम इंटेलेक्चुअल लोग, इवन राज्य सरकारें भी मांग कर रही हैं, बुद्धिजीवी भी मांग कर रहे हैं कि उसका जो है लाइसेंस, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे आपदा के समय आप उसका जो है लाइसेंस अपने एकाधिकार अपने पास रख सकते हैं, उसके सारे अधिकार अपने पास ले सकते हैं। और विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां हैं, उनको बनाने का लाइसेंस दे सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं।
इसी प्रकार से कीमत की भी देखिए कि सरकार एक तो उन्हीं दो से बनवाना चाहती है, दूसरे किसी और कंपनियों को वो बनाने का परमिशन नहीं देना चाहती। और कीमत भी देखिए कि सरकार, केंद्रीय सरकार लेगी तो 150 रुपए में मिलेगा, और राज्य सरकार लेगी तो 300, कोविशील्ड जो है 300, और कोवैक्सीन जो है 400। और अगर प्राइवेट क्लिनिक को मिलेगा, नर्सिंग को मिलेगा तो 600 और 700 800 बढ़ के जा जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो जाहिर है कि वैक्सीन जो कि कम है, मिल ही नहीं रही है, और जो कुछ भी बन पाएगी वो उनको जो कि फायदा जो है प्राइवेट नर्सिंग होम से होगा तो वो वहां सप्लाई करेंगे। तो जबकि वैक्सीन सबको फ्री लगनी चाहिए, घर घर जाके लगनी चाहिए, जैसे कि पोलियो ड्रॉप सबको फ्री लगती थी। तो इस तरह से ये फ्री क्यों नहीं है, नंबर वन। नंबर दो ये कि इसका लाइसेंस सबको क्यों नहीं दे दिया जाता है आपदा के समय, खाली दो कंपनियों क्यों। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को या दो खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि जो बाहर से वैक्सीन पहले तो मंगा नहीं रहे थे, जब मंगाने पे मजबूर हुए तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई। जब बहुत मांग की गई तो वित्त मंत्री ने कहा कि कस्टम ड्यूटी इसलिए लगाना जरूरी है कि अगर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो जो हमारे लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनको नुकसान होगा। मतलब आर्थिक नुकसान हमारे देश के पूंजीपतियों को ना हो, इसकी ज्यादा चिंता थी। आज दबाव पड़ा है तो कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है, लेकिन अभी भी जीएसटी नहीं हटाई गई है। और उसका जवाब ये दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जो जीएसटी आएगी उसका तो बहुत सारा हिस्सा तो राज्यों को भी जाएगा। अरे टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा जरूरी है या पब्लिक की जान ज्यादा बचाना ज्यादा जरूरी है? अगर जनता ही नहीं रहेगी, उसकी जान ही नहीं रहेगी, तो आप टैक्स कलेक्ट करके भी किसके लिए खर्च करोगे? तो इन सारी चीजों पर आपने विचार रखें। अनिल चमड़िया जी। देखिए, इसमें आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, लेकिन मैं दो तीन बातें, जो मुख्य बात है वो बात में आपसे करना चाहता हूँ कि हम जिस तरह के समय में और जिस तरह की व्यवस्था में हैं, उसमें एक बात जो मैं कहता हूं कि अभी हम एक अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा है, उस ढांचे के साथ कोई भी सरकार के रहने की, सरकार नहीं बल्कि देश के रहने की एक तरह से बाध्यता पैदा हो गई है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि कोई भी जब देश में भी जब चुनाव होता है तो वो चुनाव केवल एक पार्टी नहीं लड़ती है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस पार्टी से जुड़े हुए जो हित अहित होते हैं, वो सब कुछ चुनाव में हिस्सेदारी उनकी होती है। तो एक तो कि पूरा तंत्र है जो वैश्विक तंत्र है, एक बात, इस बात को हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, इस तंत्र में जो फार्मास्यूटिकल जो तंत्र है, फार्मास्यूटिकल तंत्र शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना पेट्रोल का जो ढांचा है, जो वो बहुत ही मजबूत ढांचा है पूरी दुनिया में, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। ठीक उसी तरह से फार्मास्यूटिकल जो है वो एक तरह से पूरे दुनिया में एक अपना दबदबा रखती है, वर्चस्व रखती है। मुझे याद आ रहा है कि करीब 20 साल पहले यहाँ के टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार कई दिनों तक एक एक पेज के विज्ञापन छपते थे, और उस विज्ञापन में ये बात बताई गई थी कि फार्मास्यूटिकल जो पूरी लॉबी है पूरी दुनिया में, कैसे वो आपके घरों में भी घुसी हुई है। वो लॉबी पूरी आपके घर में कैसे घुसी हुई है, और कैसे वो सरकारें चलाती है, सरकारें हटाती हैं, सरकारें सत्ताधारियों को हटाती हैं, दूसरे को बैठाती हैं, यानी कि वो कठपुतली की तरह राजनीतिक पार्टियों को नचाती हैं। इसका वो विवरण उसमें दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो फार्मास्यूटिकल जो पूरी दुनिया की जो लॉबी है वो, और उस लॉबी के साथ जो हमारी कंट्री में जो लोग हैं, पूरी दुनिया में है, सब सारे देशों में, उसी तरह से हमारे देश में भी उस लॉबी के साथ जुड़ी हुई जो लॉबी है वो काफी मजबूत है। इस बात को हमको और आपको समझना चाहिए। उस लॉबी में डॉक्टर से लेके पूरा हॉस्पिटल का जो तंत्र है, और खासतौर से जो निजी हॉस्पिटल का जो पूरा तंत्र है, वो उसमें शामिल है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे देश में नागरिक और नागरिकता,
यानी कि देश के लोग सब लोग एक समान नागरिक हैं, ये भावना ही अभी हमको नहीं दिखाई देती। किसी राजनीतिक पार्टी के भीतर ये दिखाई नहीं देती। इसीलिए आप पाएंगे कि हर राजनीतिक पार्टी केवल और केवल अपने जो समर्थक हैं उनके आर्थिक हित, उनके शारीरिक हित, सामाजिक हित, उनके सारे हितों पर ही सारा कुछ पूरी स्टेट मशीनरी को, राज्य मशीनरी को वो लगा देना चाहते हैं और उसी राज्य मशीनरी को एक तरह से उसको दांव पे लगा देते हैं। ये मुझे राजनीतिक पार्टियों के भीतर एक बड़ा संकट दिखाई देता है। तो एक तो कि आप ये पाएंगे कि जो भी हम बात कर रहे हैं, ये जो वैक्सीन है, आप सोचिए ना कि सरकार जो है वो नागरिकों के लिए कैसे, सारे नागरिकों को कैसे वैक्सीन मिले, इसकी योजना अभी तो बनी नहीं है। अभी तो हम उसके दर में, उसकी कंपनी में, उसके व्यापार में, उसके टैक्स में, ये सब में फंसे। वो बोझ, वो जो फीलिंग होती है, वो जो कंसर्न होता है नागरिकों के बारे में, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से कोई एक गाइडलाइन आएगी, जैसे ही कोई बात यहाँ पर भारत में कोई संकट आता है, तो अमेरिका की सरकार या ब्रिटेन की सरकार एक अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करती है कि भाई अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको कैसे हम सुरक्षित वहां रखें, ब्रिटेन के नागरिकों को कैसे हम अपना वहां सुरक्षित रखें। ये जो बोध है हमारे भीतर, नागरिकता का जो बोध है, वो हमें नहीं दिखाई देता। नागरिक के प्रति जो कंसर्न है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो मेरा ये कहना है कि ये जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन जो आप कह रहे हैं पोलियो सक्सेस है, पोलियो सक्सेस है, पोलियो दिया गया, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, अंतर कहानी है उसकी। सारी चीजों की एक अंतर कहानी है। हम तो जो बात नरेट करते हैं, जो बोलते हैं, वो अखबारों में कुछ पढ़ी हुई बातें हम ज्यादा प्रसारित कर देते हैं। जो अंतर कथा है वो बिल्कुल अलग है। अंतर कहानी, इनर स्टोरी जो होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो पूरी वैक्सीन की जो पूरी पॉलिटिक्स है पूरे दुनिया में, वो अभी ये क्या शेप लेगी, अभी इसी का संघर्ष चल रहा है। अभी इसी का संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष हमारे और आपके लिए है कि नागरिक मर रहे हैं, नागरिकों को नहीं मरना चाहिए, ऑक्सीजन, ये हमारे और आपका, चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन की तरह सोचते हैं, बिहेव करते हैं, कंसर्न फील करते हैं, इमोशंस है हमारे पास। लेकिन जो गवर्नमेंट मशीनरी जो चलाने वाले लोग होते हैं, वो इमोशन से नहीं चलते हैं। उनमें इमोशन नहीं होता है, उनमें होता है क्या नफा है, क्या नुकसान है, और हम जो ढांचा बनाने जा रहे हैं वो ढांचा कितना प्रोलॉन्ग करेगा, कितना लंबा चलेगा, कितना हम उस पर उसका इस्तेमाल कर सकते। इस पूरे सोच के साथ सरकारें, कोई भी सरकार जो होती है, इस सोच के साथ काम करती है। और खास तौर से जो जो डेवलपिंग कंट्रियां, जो पिछड़ा, जिसको हम समाज कहते हैं, पिछड़ा हुआ देश कहते हैं, उसमें खास तौर से ये जो लॉबी होती है, जो वर्चस्व रखने वाली जो लॉबी होती है, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखती है। वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, उसके लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यूपी में आप हाल बताएंगे, बताते रहिए आप हाल, यूपी में आप हाल बताते रहिए। हमारा कंसर्न ही नहीं है यूपी में ये कि लोग मर रहे हैं, गंगा में बहा दिए जा रहे हैं, न्यायपालिका, ये सब कुछ इतना हमारे लिए वो शर्म की बात ही नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में लोक लाज को सबसे बुनियादी चीज माना गया है कि शर्म जो है, शर्म है लोगों की, अगर तकलीफ बढ़ रही है तो उससे शर्म आए जो सरकारें चला रहा है। अगर उसको ही हमने एक तरह से घोल के पी लिया हो, उसी को हमने एकदम, उसको हम ध्यान ही नहीं देते, तो आप कहते रहिए कि गंगा में लाशें बह रही हैं, गांव में लोग इतने बड़ी संख्या में मर रहे हैं, आप बोलते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हम अपने कुछ जो हमारे जो आइडियोलॉजिकल जो हमारे इंटरेस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि नागरिकों को, जो हमारा नागरिक समाज है, नागरिक समाज का मतलब सिविल सोसाइटी जो कहते हैं, वो क्रीमी समाज का हिस्सा नहीं, सामान्य आदमी, सब नागरिक है, सारा वो नागरिक समाज ही है, जो नीचे गांव का आदमी भी है,
जो ठेले पर भी है, सब्जी भी बेच, सब नागरिक है और वो सारा नागरिक समाज है वो। तो उस नागरिक समाज में जब तक कि एक चेतना नहीं विकसित होती है, उसका कंसर्न नहीं होता है कि नागरिकों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारे के सारे शिक्षा और स्वास्थ्य का सरकारीकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण। ये जब तक चेतना नहीं विकसित की जाएगी तब तक मैं ये समझता हूं कि जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है उसको पॉलिटिकली आप कोई जवाब उसका नहीं तैयार कर सकते हैं। जो यहाँ पर लॉबी है उसके लिए आप कोई चेतना विकसित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रास्ता एक ही है, राष्ट्रीयकरण। स्वास्थ्य और शिक्षा के पूरे क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हो, सरकारी तंत्र चलाए, सरकारें केवल स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स पर ध्यान न दे बल्कि नागरिकों के हेल्थ सेंसेक्स पर ध्यान दे कि उसका हेल्थ कितना विकसित हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। आपको मालूम होगा इस देश में आदिवासी घर में पैदा हुए आप, आपकी उम्र 10 साल ऐसे ही कम हो गई, जीने की जो औसत हुए वैसे ही कम हो गई। आप दलित के घर में पैदा हुए, मजदूर के घर में पैदा हुए, आपकी औसत आयु ऐसे ही कम हो गई। ये तो फैक्ट है, 70 सालों में 75 सालों में ये तो फैक्ट निकल के आ गया है। ये कह रहा हूं कि ये जो कंसर्न है कि मजदूर भी औसत आयु जब हम गिनाते हैं तो औसत आयु में उसकी भी उम्र 70-80 साल हो, 90 साल हो। ये नहीं कि केवल काजू किशमिश खाने वाला 90 साल हो और 50 साल जिए मजदूर। ये अगर आप व्यवस्था बनाएंगे तब तो ये लंबे समय तक लोकतंत्र शायद नहीं बचा रह सकता। सही कह रहे हैं। तो मांझी साहब, मैं जैसा कि चमड़िया जी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो आम जनता मर रही, जिसके प्रति संवेदनाएं हमारे दिलों में हैं, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, या हमारे जैसे और लोग जो है सोशल मीडिया में उठा रहे हैं। उनके बारे में चिंता सत्ता को है नहीं। सत्ता को चिंता केवल उसी वर्ग के लिए जिसका उसे वोट मिलता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि नदी में लाशें बह रही हैं और कोई सोचने वाला नहीं है। और जाहिर है ये जो ये लोग लाशें बह रही हैं, आज पता चला कि उन्नाव में तो रेत में ही गाड़ दी हैं उन्होंने, जिससे कि जब क्वेश्चन पेपर में आने शुरू हो गया, मीडिया में आना शुरू हो गया कि लाशें बह रही, तो उन्होंने रेत में गाड़ दिया। वहां पे कुत्ते और जानवर का भी डर है कि वो लाशें निकाल के ना छत बिछत करें, खाएं। ऐसे माहौल में ये जो जाहिर है कि इस तरह का जो समाज जो ये काम कर रहा है, जो सबसे अधिक पीड़ित है, क्योंकि पिछली लहर में जो इससे पीड़ित गांव नहीं था, ग्रामीण भारत नहीं था, और शहर का था। और शहर का भी कौन था? या तो जो अमीर वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग। तो जो उच्च मध्यम वर्ग है, अमीर वर्ग है, वो तो ऑलरेडी वाकई सत्ता के साथ पहले से रहा है, आज भी रहा है। वो तो आज भी कहता है कि पेट्रोल का दाम 500 रुपए हो जाए तब भी हम वोट तो हम इन्हीं को देंगे, क्योंकि यही उन्हीं से हम सहमत हैं, वही हमारे लिए जो है हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो ये वो विचारधारा के आधार पे वहां पे जुड़े, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि देश मर रहा है, आम जनता मर रही है। लेकिन जो आम जनता इस बार जो है, जो कोरोना है, जो दूसरी लहर है, चाहे भले ही वो चुनाव की वजह से हुआ हो, ये इनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, उसकी वजह से गांव में घुस गया है। अब गांव में जब घुस गया है तो वहां पर आप देखिए कि वहां के तो आंकड़े मौत के जो है सरकार में भी आ ही नहीं रहे। आते भी हैं तो टीवी पे आ रहा है कि पचला के अधिकारी कह रहा है वहां पे 4 लोग मरे हैं, तो पिछले 15 दिन में। वहीं पे गांव का प्रधान कह रहा है कि नहीं, पिछले 15 दिन में 40 लोग मरे हैं। मतलब 10 गुने का डिफरेंस है। तो और ये जो समाज है, अगर उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं है सत्ता को, तो क्या आपको लगता है कि बार बार क्योंकि धर्म के आधार पे उनको मूर्ख बना के उनका वोट ले लेंगे? आखिर उच्च वर्ग से या उच्च मध्यम वर्ग के वोट से ही तो सत्ता नहीं मिल सकती। सत्ता के लिए तो ग्रामीण भारत में जो किसान मजदूर रहता है, जैसे कि चमड़िया जी ने कहा, जिसकी आयु बहुत कम है, इसलिए उसके लिए उसकी जिंदगी के लिए उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र केवल उसी के लिए है कि जो काजू बादाम खा के 80-90 साल तक जिंदा रहता है। और गाँव में जो 50
50 साल में मर जाता है तो वो उसके लिए उन्हें कोई चिंता नहीं, बस वो उन्हें उसकी उतनी जरूरत है कि जितना जब भी वो 21 साल का 18 साल का होता है और जब तक वो वोटर है तो उसका वोट मिलता रहे। वोट लेने के लिए उन्होंने तमाम तरह के हथियार यूज किए, जिसमें सबसे बड़ा हथियार जो उनका कारगर रहा वो धर्म का है। तो ऐसी स्थिति में जब गांव में कोरोना घुस गया और आज भी उनकी भावनाओं की कदर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कांट की हाड़ी जो है बार बार चढ़ेगी? क्या धर्म के आधार पर फिर से मूर्ख बनाया जाएगा? कब तक जो है जो गांव का समाज, जिसको जो बहुजन समाज कहते हैं, जब बहुजन समाज का अधिकांश हिस्सा गांव में रहता है, उस समाज को, गरीब समाज को, मजदूर को, शोषित वंचित को, जो आम आदमी है, जिसे आम आदमी कहा जाए, उसे कब तक ये राजनीतिक दल धर्म या जाति के सहारे बेवकूफ बनाते रहेंगे? आपके विचार? देखिए कठिया साहब, इंडियन में जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स एक चीज और जुड़ रहा हूं कि इन सारी चीजों में आप देखिए कि उनका एजेंडा कभी नहीं बदला। उनका एजेंडा में अगर सेंट्रल विस्टा बनाने हैं तो सारे काम बंद कर दिए, सेंट्रल विस्टा फिर भी बन रहा है नहीं? तो इस पर भी आप अपने विचार दीजिएगा। नहीं, एक तो देखिए, मेरा तो होल लाइफ, मैं भी खुद देख रहा हूँ, अनिल जी भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, सारी जो पॉलिटिकल एजेंडा, इकोनॉमिक जो एजेंडा होता है ना हमारे देश में, वो इकोनॉमिक एजेंडा के साथ जो पॉलिटिकल एजेंडा बोल जाके हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पूंजी जो होता है, कैपिटल जो होता है, पूंजी तैयार करते हैं। सारी एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, सारी पॉलिसी देश में जो पूंजी जो पूंजी में जो कैपिटल का जो भूमिका होता है, यही तैयार करते हैं। और हमारी जो बहुजन समाज जो नीचे से आज सबसे मुश्किल क्या है, जो एक यूनिफॉर्म जो सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, वो सोसाइटी हमारे समाज में अभी बन रहा नहीं। कारण इसी कारण से असल मुद्दा है इंडियन सोसाइटी में जो जातिगत जो व्यवस्था है, जो हमारा सोशल मेन जो बेस है, सोशल जो रूट है, अरे जातिगत जो समस्या होता है, जो जाति के आधार पे जैसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं, अरे समस्या को नया रूप से, नया तरीका से जो पूंजी जो होता है, पूंजी इसको सामने लेके आते हैं। कारण क्या है, सारी जो एजेंडा होता है हमारी, जो सारी एजेंडा जैसे सोशल जस्टिस के लिए जो काम शुरू किया, बहुत दिन से तो सब लोग लड़ रहे हैं, बहुत एक्टिविस्ट हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन, महात्मा फुले का दर्शन, ये सब लेके जो एक यूनिफॉर्म एक सोसाइटी बनाने के लिए, जिसको अनिल जी अभी बताया, जो सिटीजन सोसाइटी, नागरिक, सारी नागरिक, नॉट सिविल सोसाइटी, ये सोसाइटी हम लोग बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, एक को मिनिमम आदमी है, हमारे जो एजेंडा को लोग सुनने के लिए उसका अपीलिंग होता नहीं। कारण क्या है, सारी पूंजी का जो एजेंसी होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड एनजीओ जो होते हैं, पूंजी का जो सुरक्षा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सारा देश में मौजूद है, वो नया एजेंडा तैयार करते हैं। जैसे सोशल जस्टिस एजेंडा आ गया, बस रिलीजियन को, धर्म को आगे बढ़ाया, ये एजेंडा वो तैयार करते हैं। ये एजेंडा भी अभी चल रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए तो बहुत लंबा लड़ाई है, और ये लंबा लड़ाई अभी तक तो इसी सिस्टम के अंदर होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, आई हैव डाउट ऑफ इट। तो जो भी हो, तो अलग बात है। तो देखिए, एक बात है, जो बहुजन समाज, जो मजदूर वर्ग जो होता है, वो अपना समस्या में इतना फंस जाते हैं, उसका जो सामाजिक चेतना, राजनीतिक जो चेतना, जो विकास करने वाला, जो काम करने, विकास करने के लिए जो काम करना है, वो हम लोग इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा बहुत प्रतिबंधक होता है। हम लोग भी शहरी क्षेत्रों में बैठ के काम को आगे बढ़ाने का संभव नहीं है, और हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी, वो जो पूंजी का जो पॉलिटिकल फोर्स है, हम लोग के खिलाफ वो इतना एट्रोसिटीज करेंगे, इतना जुलूम करेंगे, वो भी काम करने का दिक्कत है। तो एक लंबा एक फेनोमेना है। अभी जो सिचुएशन है, इसको
लेके हम लोग का काम करने का बहुत जरूरी है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुआ है। आप भी बताया, अनिल जी बताया, कैसे कैसे एक फार्मास्यूटिकल जो पूंजी का जो सारा दुनिया में उसका जो एक लॉबी होता है, उसका जो लुंठन होता है, और पूरा हेल्थ सिस्टम को कब्जा कर लिया। एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा हुआ है। इसको जो राष्ट्रीयकरण करने का जो एक लड़ाई है, ये राष्ट्रीयकरण करने असली लड़ाई है। ये असली लड़ाई लड़ने के लिए कौन पॉलिटिकल पार्टी के पास एजेंडा है और कौन पॉलिटिकल पार्टी ये एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। कारण राष्ट्रीयकरण जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोग करेंगे वो होने वाला नहीं है। कारण आप जो पावर में जो आ जाएंगे, इसको एजेंडा को लेके भी वो आपका करने के वो नहीं देंगे। वो इतना पावरफुल लॉबी है। तो ऐसे लॉबी को लेके आपको लंबा लड़ाई है, और लंबा लड़ाई भी गांव तक से लड़ाई लड़ना है। ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन अलग डिस्कशन है। उसके बावजूद भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, अनिल जी जो काम कर रहे हैं, कम से कम इसको जनता के सामने लेके जाना। जो हमारा जो असली लड़ाई है, राष्ट्रीयकरण करने के साथ कम से कम हम लोग जो एक नया जो सोसाइटी, जो नया सिटीजन सोसाइटी जो बनेगा, वो सिटीजन सोसाइटी को बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण बहुत जरूरी है। ये बात भी बाबा साहेब अम्बेडकर भी बताया था। हुआ नहीं, ये लड़ाई है 70 साल हम लोग इसीलिए ज्यादा चर्चा भी किया नहीं। और हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको अपने एजेंडा में लिया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। ये विदाउट पॉलिटिकल एजेंडा हम लोग जो जाएंगे ना, वो सारी सोशल एजेंडा भी, जो भी एजेंडा हो, वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहेंगे उसके साथ, वो एजेंडा आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैं इसी मेरा कहने का मतलब है, एक ही रास्ता निकालना है, बहुत दूर लंबा लड़ाई करना है। कम से कम दो तीन चीज में, जैसे फूड, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीनों चीज में कैसे राष्ट्रीयकरण हो जाए। जैसे एक इतना बार बार जो प्रॉब्लम आएगा देश में, आज कोरोना में आए हैं, कल भी अलग डिजास्टर वो तैयार करेंगे, वो डिजास्टर में हम लोग फंस जाऊंगा। ये लंबा लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को सबको काम करना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी तक जो बाचे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स जो बाचे हुए हैं, उसको भी आगे लेके जाना है। हमारा फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाने के लिए, फंडामेंटल राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को काम करना है। धन्यवाद मांझी साहब, बिल्कुल सही कहा कि मैं भी सहमत हूं चमड़िया जी की बात से कि चूंकि हमारी भावनाओं के साथ तो राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब होता नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और लेकिन ऐसे में कम से कम दो चीजें अगर इस देश के पूरे देश को अगर सुरक्षित रखना है, जिसमें कि इस देश का जो गरीब, वंचित, शोषित, वंचित समाज भी शामिल हो, जो कि गांव में रहता है, जो इसकी यहाँ की जनसंख्या का 70 से 80% है, तो दो चीजों का राष्ट्रीयकरण तो बहुत जरूरी है। वैसे जरूरी है वो, एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा। क्योंकि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और समान मिलनी चाहिए। नारा भी है कि चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी, सबको शिक्षा एक समान। मतलब किसी भी, चाहे राष्ट्रपति का जब बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। और जब शिक्षा समान होगी और एक गुणवत्ता की, एक क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित वो रूप से वो जीवन में आने वाले तमाम संघर्षों से, तमाम विपदाओं से संघर्ष कर पाएगा। और साथ साथ स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य तो उस आदमी के लिए भी स्वास्थ्य सेवा जरूरी है जो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, और उसके लिए स्वास्थ्य सेवा जरूरी है। अगर आपने अच्छी शिक्षा दे भी दी, लेकिन गांव का मजदूर जो कि अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता है, बीमार, तो वो भी पड़ेगा। तो गांव, अगर लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक भारत में अगर इस देश को सुरक्षित रखना है, तो स्वास्थ्य सेवाएं एकदम मुफ्त होनी चाहिए और अच्छे स्तर की होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब सारी स्वास्थ्य सेवा, जितने भी अस्पताल है, उनका राष्ट्रीयकरण हो। तो ये दो चीजें तो होनी चाहिए, शिक्षा भी का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। साथ ही
जो सिविल सोसाइटी का है, अक्सर हम लोग बात करते हैं सिविल सोसाइटी, तो उसमें सिर्फ जो पढ़े लिखे वर्ग है, जिसमें कि जाहिर है कि बहुजन समाज के लोग उसमें नहीं आते हैं, इस देश का शोषित वंचित का तो नाम ही नहीं होता है, उसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। अनिल चमड़े जी ने बिल्कुल सही कहा, जो नागरिक समाज का मतलब वो है जो इस देश के 85 या कम से कम बहुमत को का जो प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे सिविल समाज का निर्माण हमें करना होगा। और वो निर्माण निश्चित रूप से हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा पर निर्माण करना होगा, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था उनके अंदर जगानी होगी, तभी वो ऐसे नेताओं पर, राजनीतिक पार्टियों पर नकेल कस पाएंगे। जहां तक इस विपदा का सवाल है, आपदा का सवाल है, तो इस आपदा से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तो हमारे देश के सामने इस समय है नहीं। इस समय हमें खुद हमारे समाज को इससे निपटना होगा। दवाई से ज्यादा जरूरी है, मैं अपने लोगों से यही कहूंगा कि दवाई से ज्यादा जरूरी सकारात्मक सोच है। आप ये सोच लीजिए कि ये कोरोना बीमारी जो दूसरा लहर है, निश्चित रूप से पहली लहर से ज्यादा भयंकर है, लेकिन कितनी भी भयंकर हो, ये ऐसा दुश्मन है जिसको कि हराया जा सकता है। दवाई, यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति मजबूत हो, और इच्छा शक्ति मजबूत हो, हम ये सोच लें कि इसको हम हरा सकते हैं, तो उसके लिए अपनी सकारात्मक सोच रखें, तो निश्चित रूप से हम इस लहर से भी आगे निकल पाएंगे। और तब हम शायद हम जिस सिविल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उसका निर्माण कर पाएंगे। और जिन संस्थाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की राष्ट्रीयकरण की बात आप दोनों ने करी है, मांझी साहब ने करी है, अनिल चमड़े जी की, हम उसके लिए भी संघर्ष कर पाएंगे। और इसी बात के साथ जो है, मैं चमड़िया जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और मांझी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी वो साथी जिन्होंने इस चर्चा को सुना या आगे भी सुनेंगे, उन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने कमेंट इसी प्रकार लिखते रहिए ताकि हम नए मुद्दों के साथ आपके सामने आते रहें। सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।